हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, इन शॉर्ट चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ जो डिफरेंट आइडियाज़ है वो किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है ये बेस्ड है आपके यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस है। सेकेंडली, आपके जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, यूपीएससी के हो या स्टेट पीसीएस के हो, उसके जो प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर रहे हैं पास्ट ईयर के, आपके लास्ट 20-25 ईयर्स के, तो उसमें क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे डिफरेंट इशू बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं अक्रॉस डिफरेंट पेपर, तो वो बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो फाउंडेशनल लर्निंग है, इट मीन्स जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के जो भी कोर सब्जेक्ट है उसका आइडिया आपको लगभग है। अगर आपको आइडिया नहीं भी है तो भी आप कंटिन्यू इसको 2-4 महीने पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। फिर भी अगर कोई हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहता है तो आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें 1 साल में हम आपको कंप्रीहेंसिव सिलेबस का कवरेज प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल दी जीएस पेपर। कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और जो भी मेंटोरिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। इसी के साथ आपके एग्ज़ाम के 2-4 महीने पहले से ही रेगुलर टेस्ट आपको दिया जाएगा फॉर प्री मेंस, इंक्लूडिंग मॉक इंटरव्यू भी रहेगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें एनरोल होकर आप अपना प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ को डिटेल में जानना है, कोई आपके मन में डाउट है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का जो पहला आर्टिकल है ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, आईआर के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो प्रीलिम्स में कोई आपको चीज़ें जो फैक्ट है वो पूछी जा सकती है, और मेंस में आपके जीएस पेपर 2 आईआर में जब इंडिया यूएस रिलेशन लिखेंगे, और जब जीएस 3 में हम आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल हो सकता है इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन एग्रीकल्चर, इन सभी चीज़ों को हम लिंक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो निसार फर्स्ट जॉइंट सैटेलाइट ऑफ नासा एंड इसरो शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च ऑन जुलाई 30। तो 30 जुलाई को जो आपका निसार सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जाना है बाय इसरो, और ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है बाय नासा एंड इसरो। तो इसके ऊपर एपीएससी ने ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। तो अभी अगर निसार का फुल फॉर्म देखें तो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये फर्स्ट जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया, और इनकी दो स्पेस एजेंसी नासा एंड इसरो के बीच। तो इसको लॉन्च किया जाएगा कौन से व्हीकल से? जीएसएलवी F-16 से। और कौन से आपके स्पेस सेंटर से? सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्री हरिकोटा, और 30 जुलाई को आपका लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें अभी जो निसार है इसका फुल फॉर्म हो गया, कौन इसमें कोलैबोरेट कर रहा है, कौन से आपके लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा, कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, ये सभी चीज़ें आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। द सैटेलाइट विल यूज़ डुअल फ्रीक्वेंसी रेडार। तो डुअल फ्रीक्वेंसी रेडार यूज़ किया जाएगा। एक होगा आपका एल बैंड जो होगा नासा से, और एस बैंड होगा फ्रॉम इसरो से। और इसका काम क्या रहेगा? अनप्रेसिडेंटेड अर्थ मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी इसके अंदर रहेंगी, जो क्या करेगा? पूरे अर्थ को स्कैन करेगा, आपका पूरा एंटायर ग्लोब को स्कैन करेगा इन 12 डे इंटरवल। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी, या फिर कौन से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किए जाएंगे? ग्राउंड के बारे में, ग्राउंड का डिफॉर्मेशन के बारे में, आइस सीट मूवमेंट के बारे में, वेजिटेशन डायनामिक्स के बारे में, सॉइल मॉइस्चर के बारे में, आइस सी आइस के बारे में, और शोर लाइन मॉनिटरिंग
उसी के साथ जो स्टॉर्म होता है उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाएगा एंड डिजास्टर रेस्पॉन्स। तो अभी ध्यान रख सकते हैं इसमें जो भी चीज़ों को आपका जिस भी चीज़ों में डेटा कलेक्ट किया जाएगा इसका जो भी एप्लीकेशन है तो ये हमें क्या कर सकता है आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। जैसे हम ग्राउंड डिफॉर्मेशन से हम आपके जो ग्राउंड में जो प्रॉब्लम है उसको पता लगा सकते हैं। आइस सीट मूवमेंट से हम क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है वो जान सकते हैं और इसको हॉल्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वेजिटेशन डायनेमिक्स हम समझ सकते हैं। सॉइल मॉइस्चर से हम क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर के बारे में और बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। शोर लाइन मॉनिटरिंग से हम क्या कर सकते हैं हमारी जो कोस्ट लाइन है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टॉर्म कैरेक्टराइजेशन से आपके जो भी सुनामी जैसे इवेंट हो या फिर आपके जैसे जो डिज़ास्टर रिलेटेड जो इवेंट्स है उन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं समय के साथ मिटिगेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इससे अभी क्या है आपके प्री और मेंस दोनों का जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको इसमें बताया है। बाकी कुछ चीज़ें इसमें और एक्सप्लेन की गई है अबाउट एल बैंड एस बैंड, इन चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी रहेगा। फिर सिंथेटिक अपर्चर रीडर क्या है तो जो की टर्म्स है वो उसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। ओके, बाकी जो आइडिया है वो मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर आपके जीएस पेपर डिफरेंट जीएस पेपर से किस तरीके से लिंक्ड है, जैसे जीएस पेपर 1 तो जियो फिजिकल फेनोमेना जो लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, ग्लेशियर का जो मूवमेंट है, उन सभी चीज़ों को आपका निसार से पता लगाया जा सकेगा और बेटर प्लानिंग करके डिजास्टर को मिटिगेट किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। बायलैटरल रिलेशन आईआर के पर्सपेक्टिव से जब लिखेंगे तो इंडिया यूएस स्पेस कोलैबोरेशंस को हम मेंशन कर सकते हैं। तो हाल ही में जो एक्सियोम 4 मिशन है उसको भी आप इसमें मेंशन करिएगा। ओके, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से तो हमने देखा ही, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट, तो पूरा अर्थ को जब ऑब्जर्व कर रहा है तो डिफरेंट डिजास्टर्स के बारे में भी हम क्या कर सकेंगे सिचुएशनल अवेयरनेस को डेवलप कर सकेंगे। ओके, तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। और एथिक्स इन साइंस एंड कोऑपरेशन में हमें देखना है कि हमें जो भी हम आपके स्पेस डेब्रीज को टैकल करना, फिर जो स्पेस हम जो एक ग्लोबल कॉमन रिसोर्स है उसको जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हमें रेस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना होगा, इक्विटेबल डेटा शेयरिंग को एंश्योर करना होगा। ओके, बाकी आपके जो यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर होता है ज्योग्राफी, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, उसके लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और पास्ट ईयर में आप देख सकते हैं डिफरेंट शॉर्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहा है रिगार्डिंग जो राइट टू वोट है हमारा। ओके, ये जीएस पेपर 2 के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल लिहाज से। तो जो राइट टू वोट है उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। ओके, राइट टू वोट क्या लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर एक फंडामेंटल राइट है। तो इसको लेके क्या है बहुत समय पे बहुत सारी चर्चाएं आपके एकेडमिक लेवल पे, फिर आपके जुडिशरी लेवल पे, ओके, फिर आपके पार्लियामेंट्री लेवल पे बहुत सारे डिस्कशंस चलते आ रहे हैं। तो अभी आप अगर मैं इसमें आपको ये चीज़ें समझाऊंगा तो आपको तीनों ही है जैसा लगेगा। ओके, अंडर आर्टिकल 326 जो क्या कहता है आपके राइट टू वोट के बारे में कहता है, जो 18 ईयर्स एज के हैं तो उसको उनको राइट टू वोट दिया जाएगा। और उसके लिए क्या है आपका एक लॉ को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो उसी के लिए क्या है रिप्रेजेंटेशन एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ओके, आरपी एक्ट 1950 को आपका इम्प्लीमेंट किया गया, इसको लेजिस्लेट किया गया एंड इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके तहत हमें वोटिंग राइट मिलता है। तो अभी ये इस हिसाब से आरपी एक्ट के तहत देखें तो ये हमारा लीगल राइट है, और आर्टिकल 326 के लिहाज से देखें तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, लेकिन आपका हाल ही में एक केस हुआ था अनूप बर्नवाल केस, उसमें आपके जस्टिस अजय रस्तोगी जी ने आपका जो इसके ऊपर डिस्कशन था कि राइट टू वोट क्या है, वेदर इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट और आपके इट्स अ लीगल राइट ओनली। तो उन्होंने ये आपका आर्ग्यूमेंट दिया था कि राइट टू वोट जो है वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A के तहत आता है, जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दर्शाता है। तो हम राइट टू वोट, हम जब अपना फ्रेंचाइज का राइट यूज़ करते हैं, वोट करते हैं, तो उससे क्या होता है हम अपना एक्सप्रेशन जो है वो अपना दिखाते हैं इन आवर डेमोक्रेसी, इन आवर रिपब्लिक। सो उस हिसाब से अगर देखें तो ये क्या है एक फंडामेंटल राइट भी है।
तो इसमें अभी क्या है, आपके इन फ्यूचर इस टॉपिक को लेके क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, और डिफरेंट जो केस है उसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। तो आर्टिकल 326 जो मैंने अभी बताया इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर जो अनूप बर्नवाल केस है उसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि जस्टिस अजय रस्तोगी जी ने क्या किया, ये एक्सप्रेस किया कि आपका जो राइट टू वोट है वो अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A आता है। ओके, जो सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है, तो इसमें आपका राइट टू जो वोट है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो उस हिसाब से ये देखा जाए तो एक फंडामेंटल राइट है। बाकी जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है कि क्या ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वेदर इट इज़ अ फंडामेंटल राइट और वेदर इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट, ओके, क्या सिर्फ स्टैट्यूटरी इसका स्टेटस है। तो इन सभी चीज़ों को एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप मेंस में क्या कर सके, आंसर को सब्सटेंशिएट कर सके। बाकी जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A है, इन सभी चीज़ों को प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और मेंस में भी आपको सब्सटेंशिएट करना होगा जब आंसर आप लिखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, इसमें हमने एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया है, मॉडल आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप घर में ट्राई कीजिए क्योंकि अभी यूपीएससी का मेंस और एपीएससी का जो मेंस है वो जल्दी होने वाला है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो एक्सप्रेशन है आंसर का वो बेटर रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट फ्री बी के बारे में। तो अभी इलेक्शन के पहले, ओके, इलेक्शन ईव के समय जो आपकी डिफरेंट पार्टीज जो पावर में रहती है डिफरेंट स्टेट में, वो किस तरीके से क्या करती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेलफेयर मेजर्स को आपके एक्सटेंड करती है टू दी पॉपुलेशन। तो इसको आपका इसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि जो आपका प्रॉमिस किया जाता है उसका कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। रूलिंग पार्टी में जो रहते हैं वो हो या फिर चाहे जो अपोजिशन पार्टी में है या फिर डिफरेंट अदर कंटेस्टिंग जो पार्टीज है कैंडिडेट्स है, वो जो भी प्रॉमिस करते हैं लाइक फ्री आपके चीज़ों को प्रोवाइड करना, मतलब फ्री भी, जिसका क्या है आपका शॉर्ट टर्म में उसका सिर्फ शॉर्ट टर्म यूटिलिटी है, उससे एक वोट बैंक आपका बनता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये आपका जो फिस्कल बर्डन है वो स्टेट के ऊपर डाल देता है। जो फिस्कल प्रूडेंस स्टेट को पालन करना चाहिए कि जो आपके जो कलेक्शंस होते हैं, रेवेन्यू कलेक्शंस, उनको बेटर यूटिलाइजेशन करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जो भी रिसोर्सेज मोबिलाइज की जाती है इन फॉर्म्स ऑफ टैक्स, फाइन, ओके, और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फी एंड ऑल, तो उन पैसों का सही इस्तेमाल होना, स्पेशली टू डेवलप आवर नेशन, टू डेवलप आवर स्टेट, टू डेवलप और टू इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पॉपुलेशन, एजुकेशनल डेवलपमेंट, हेल्थ सेगमेंट में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट में डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। ना कि सिर्फ हमें जो पावर पॉलिटिक्स है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसको देखना है। तो ध्यान रखिएगा, फ्री बी, ओके, पावर पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की आपके आइडेंटिटी को लेके जो पॉलिटिक्स की जाती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। तो पॉपुलिस्ट जो वेलफेयर मेजर्स लिए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इंस्टॉलेशन, यूथ इंटर्नशिप स्कीम, ओके, तो इसमें क्या होता है, ये आपके इमीडिएट इलेक्टोरल गेन्स के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो आपका लैक ऑफ प्लानिंग एंड विजन, जो विजन एंड प्लानिंग है उसका लैगिंग देखा जाता है और ये पैटर्न बन गया है अक्रॉस इंडियन स्टेट्स। तो इसमें आप देख सकते हैं एक डेमोक्रेटिक इरोजन देखी जाती है। ओके, सिर्फ पॉपुलिज्म की चीज़ें देखी जाती है जिससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म आपके जो इश्यूज है वो सॉल्व नहीं होते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो इश्यूज है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ओके, सिक्योरिटी हो, इन सभी चीज़ों को बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आपके पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को बढ़ाना ज़रूरी है। ओके, उससे क्या होगा, जो लोगों का कैपेबिलिटी है वो इन्हांस होगा, लोग खुद से क्या करेंगे, आपकी जो अपना लाइफ है उसको बेटर बना पाएंगे। तो इसीलिए स्टेट का दायित्व है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत स्टेट क्या करे, कंक्रीट काम करे जिससे क्या हो, लोगों का जो डेवलपमेंट है वो हो। तो इसमें अभी आप डिफरेंट फिलोसॉफिकल एंगल अगर देखें तो कांतियन एथिक्स क्या कहता है कि आपके वोटर को मैनिपुलेट करना, ओके, टू अचीव सम एंड, सम पर्सनल एंड, इट्स नॉट एथिकल। ओके, सो एंड डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स। तो एंड में आपके जो पार्टी है इलेक्शन जीत जाएंगी, लेकिन जिस मीन्स से जीता है, जिस जरिए से जीता है वो सही नहीं है। तो इसीलिए ड्यूटी बाउंड होना काफ़ी ज़रूरी है। फिर आपके रॉल्सियन, जॉन रॉल्स का जो जस्टिस प्रिंसिपल है उसके तहत अगर देखें तो ट्रू जस्टिस डिमांड इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस, कि इंस्टीट्यूशन क्या करे, फेयर तरीके से काम करे, एड हॉक रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल एंड्स को ना करे। मिल का जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के ऊपर फोकस नहीं करता है, ये फोकस
फोकस करता है कि मैक्सिमम नंबर को मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलना चाहिए इन लॉन्ग टर्म। तो ये सभी चीज़ें हमें ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सके, ऐसे में हो या फिर जीएस पेपर 2 में हो, उसमें आंसर लिख सके। इवन जीएस पेपर 3 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्री भी जो है वो कैसे इकोनॉमी में एक बर्डन क्रिएट कर रही है और आपकी प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आपके जो स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है वो वैसे के वैसे ही रह गए हैं। तो उन सभी चीज़ों को आपको क्या है, अक्रॉस डिफरेंट पेपर पूछा जा सकता है। ओके, तो बाकी इसमें वे फॉरवर्ड में आप इंस्टीट्यूशनलाइज वेलफेयर डिजाइंस, ओके, तो वेलफेयर डिजाइंस को हमें क्या है, बेटर इंस्टीट्यूशनलाइज करने ज़रूरी है। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम क्या करें, जो पैसे है, जो पब्लिक मनी है, उसको यूं ही ज़ाया ना करें सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। टारगेटेड हमें ट्रांसफ़र करना है, जो बोगस बेनिफिशरीज है उनको हटाना है ताकि हम क्या कर सके, जो आपका हमारा रेवेन्यू है उसको रेस्पॉन्सिबली हम इस्तेमाल कर सके। वोटर लिटरेरी कैंपेन लाना ज़रूरी है ताकि वोटर को भी समझ में आए कि जो बेतुके के आपके जो प्रॉमिसेस हैं वो आप लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। फिर जुडिशियल ओवरसाइट रखना भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये आपका क्या करता है, फेयरनेस इन इलेक्शन जो होता है वो उसको वायलेट करता है। ओके, फिर सिविल सोसाइटी जो है, मीडिया है, आपके डिफरेंट आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, इनको भी बेटर रोल प्ले करना काफ़ी ज़रूरी है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्या है, एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। ओके, और एम्पावर करना चाहिए लोकल गवर्नेंस को। तो ये सभी चीज़ें आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द इल्यूशन ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। तो अभी जो भ्रम है फिस्कल डिसिप्लिन का वो क्या है, तो अभी ध्यान रखिएगा, फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि जो भी हम आपके गवर्नमेंट जो खर्चे करती है उसको क्या करें, काफ़ी रैशनल तरीके से, जुडिशियस तरीके से करे, और ताकि आपका जो लोन का बर्डन है, डेट का जो बर्डन रहता है स्टेट के ऊपर, वो कम रहे। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो आइडिया तो है काफ़ी सही है कि फिस्कल डिसिप्लिन होना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन इसमें इस आर्टिकल में स्पेशली जो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक है उसको क्रिटिसाइज किया गया है कि जो वर्ल्ड बैंक है एंड आईएमएफ है वो क्या करती है, आपके जो फिस्कल डिसिप्लिन का जो दारोमदार है वो सिर्फ आपके डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस के ऊपर ही छोड़ रही है। और जो डेवलप नेशंस है वो आप देख सकते हैं कि उनके जीडीपी के जो आपके डेट टू जीडीपी रेशियो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इवन 200% तक भी होता है। लेकिन बाकी आप अगर डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया का भी देखें तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 60 से 80% के अंदर ही रहता है, मतलब काफ़ी स्टेबल रहता है। तो इससे अभी क्या होता है, आपके डेवलपिंग जो नेशंस है, अंडर डेवलप नेशंस जो है, उनका जो आपका जो प्रायोरिटी है वो क्या है, डेवलपमेंट लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके लिए क्या है, इन नेशंस को आपके बेटर जो आपकी लोनिंग फैसिलिटी है वो मिलना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि आपका नहीं मिल पाता है बाय दी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो इसमें आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि आप जब फिजिकल डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इट शुड नॉट बी ओनली फॉर द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशन, इट शुड बी ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल द डेवलप्ड नेशंस और ऑल द वेस्टर्न नेशंस। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं आईएमएफ ओके फिजिकल डिसिप्लिन के नाम पे क्या करता है, डिफरेंट नेशन की जो सोवरेनिटी है उसको वायलेट करता है अंडर प्रोग्राम्स लाइक शॉक थेरेपी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो जो देश नहीं भी चाहती है अपने इकोनॉमी को फुल्ली आपकी कैपिटलाइज करना या फिर फुल्ली आपके कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करना, वैसे नेशंस को भी बाउंड होना पड़ता है अपने जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, जो पॉलिसीज़ है जिससे देश का भला किया जा सकता है, जस्टिस को इंश्योर किया जा सकता है, वैसे पॉलिसीज़ को कर्टेल करना पड़ता है इन द गाइज ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन। तो इसमें आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को प्रायोरिटी देना है बेसिकली जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस है, ताकि वो नेशंस भी क्या कर सके, वेस्टर्न नेशंस की तरह ही आगे बढ़ सके। तो बाकी ध्यान रखिएगा आईआर के पर्सपेक्टिव से ओके ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इवन आईआर इन आपका एथिक्स में भी, जीएस पेपर 4 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें किस तरीके से आपकी बायसनेस देखी जाती है, डेमोक्रेटिक डेफिशिएंसीज देखी जाती है, वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपके डिजिटल इंडिया का, स्पेशली जो डिजिटल पेमेंट जो सेगमेंट में इंडिया ने ग्रोथ हासिल की है उसके बारे में बात कर रहा है। इंडियाज़ यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में जो हम रेवोल्यूशनरी आपके अचीवमेंट्स देख रहे हैं, ग्लोबल लीडर बन के उभरा है इंडिया इन फास्ट पेमेंट विथ ओवर 80 बिलियन ट्रांजैक्शंस एवरी मंथ। हम वर्ल्ड के टॉप अभी टॉप में है इन
आपके डिजिटल पेमेंट मेथड। ओके, कुछ दिन पहले एक आर्टिकल देखा था जिसमें हमने देखा था कि लगभग $100 बिलियन सालाना आपका ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन, ओके, थ्रू दिस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा, हमारा जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो ग्लोब की लगभग 7 नेशंस ने उसको अडॉप्ट किया है। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है और मेंस में भी आप थोड़ा बहुत जो फैक्ट है उसको डाल सकते हैं। जैसे भूटान हो, फ्रांस हो, मॉरिशस हो, नेपाल हो, सिंगापुर हो, श्रीलंका हो, यूएई हो, तो इनको क्या है, इंडिया की जो इकोनॉमिक पोटेंशियलिटीज़ है, इंडिया की जो डिजिटल लीडरशिप है, वो उसमें इनको ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है। तो इन्होंने क्या किया है, हमारा जो पेमेंट सिस्टम है उसको अपने पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया है। और प्लस अब देख सकते हैं कि जो इंटरऑपरेबिलिटी का एक समय पे इशू था कि आप डिफरेंट बैंक में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते थे, वो अभी सॉल्व हो गया है। ग्लोबल एडेप्टेशन देखी जा सकती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी हुआ है अंडर जैम ट्रिनिटी, जन धन आधार मोबाइल के तहत। और कॉस्ट इफिशिएंसी भी है क्योंकि इसके ऊपर कोई कॉस्टिंग नहीं लगाई जाती है, यूजुअली ये फ्री ही होता है जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। ओके, तो इसमें हमने आप मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया ने किस तरीके से क्या किया है, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करके जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर किया है, रूरल लेवल पे हो, अर्बन लेवल पे हो, आपका जो डेवलपमेंट है वो आप देख सकते हैं। ओके, अभी इससे क्या है, बैंकिंग हैबिट बढ़ता है तो क्रेडिट फैसिलिटी, इंश्योरेंस, ओके, पेमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट, ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इकोनॉमिक सेगमेंट में, सोसाइटल सेगमेंट में ये आंसर पूछा जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो एक मॉडल क्वेश्चन भी दिया है और उसका आंसर भी हमने मेंशन किया है, इसको एक बार आप देखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एम्बेड इनोवेशन इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो अभी ध्यान रखिएगा, हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में या फिर हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सबसे जो कमी देखी गई है वो किस में देखी गई है, इनोवेशन में कमी देखी गई है। कि हम जोड़ ठोक के चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो जुगाड़ू एक आपका कल्चर है उसके तहत हम चीज़ों को डेवलप करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो कॉस्ट कम्पिटिटिव नहीं होता है और क्वालिटी वाइज भी इंटरनेशनल मार्केट में हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट में लेस कम्पिटिटिव होता है देन दी अदर प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेती है उसमें इनोवेशन को एम्बेड किया जाए, इनोवेशन को बाय डिफ़ॉल्ट रखा जाए कि हर सेगमेंट में क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। वो चाहे आपका प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर हो, सेकेंडरी सेक्टर आपके इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, फूड प्रोसेसिंग हो, ओके, फिर आपके टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज हो। तो हर सेगमेंट में हमें क्या करना ज़रूरी है, आपका R&D को बूस्ट करना ज़रूरी है। जो स्ट्रक्चरल इनर्शिया है, ओके, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है उनका जो एक इनर्शिया, एक जड़ता देखी जाती है, पैसे ना खर्च करने की जो टेंडेंसी है कि हम जोगाड़ू मेंटालिटी से काम चला लेंगे, तो वो हमें हटाना ज़रूरी होगा। फिर जो फिस्कल फ्रैगमेंटेशन है उसको भी हमें ठीक करना ज़रूरी होगा। स्पेशली अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा GDP का लगभग कितना खर्चा किया जाता है आपके R&D में, लगभग 0.7%, काफ़ी कम है कंपेयर टू दी डेवलप्ड नेशंस लाइक USA, ओके, डेवलपिंग नेशंस लाइक चाइना, डेवलप्ड नेशन इजराइल। तो ये क्या करते हैं, अपने GDP का 2 से 4% खर्च करते हैं और उसमें भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो 60-70% खर्चा करता है, लेकिन इंडिया में 0.7% है। और उसमें भी क्या है, जो गवर्नमेंट है वो 70% के लगभग खर्च करती है, मतलब प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है वो सिर्फ 30-40% ही खर्च करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हम बेटर प्रोडक्ट, बेटर ब्रांड हम नहीं बना पा रहे हैं। लाइक अब डिफरेंट नेशंस में आप देख सकते हैं, USA से एप्पल का ब्रांड है, ओके, गूगल जैसे ब्रांड है, ओके, यूट्यूब जैसे ब्रांड है। फिर आप देखें तो आप फोर्ड जो गाड़ी है, ओके, फोर्ड जैसे ब्रांड हम देख सकते हैं। फिर जापान में आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टोयोटा जैसे ब्रांड आप देख सकते हैं, निकॉन जैसे ब्रांड देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, R&D होना काफ़ी ज़रूरी है। तो R&D के ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, GDP, ओके, ये सभी चीज़ें निर्भर रहती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो बाकी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें भी एक मॉडल क्वेश्चन दिया है, आंसर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमें चीज़ें लिखनी होंगी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आवर मिसिंग लिंक टू प्रोग्रेस। तो क्या मिसिंग लिंक रह गया है हमारे प्रोग्रेस में? तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या करते हैं, इसमें स्पेशली इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज के हिसाब से जो प्राधान्य दी जाती है उसको क्रिटिसाइज किया गया है। वर्ल्ड में आपके डिफरेंट नेशंस है, डेवलप्ड नेशंस, स्पेशली इन यूरोप, जो मल्टीकल्चरल है, स्टिल वो क्या
करते हैं, अपने जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको ही प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं, उन्हीं में आपके टेक्नोलॉजी हो, बिजनेसेस हो, आपके लॉज हो, आपके जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो, ये सभी चलाते हैं। तो क्या हम क्यों नहीं कर सकते हैं ये? ओके, क्यों हम इंग्लिश को ही नेशनल लिंक लैंग्वेज के हिसाब से देखना चाहते हैं? तो इससे क्या है, आप जैसे कोई हिंदी थोपता है, वो अगर इम्पोजिशन तो है, तो इंग्लिश क्यों इम्पोजिशन नहीं है? वाई नॉट इंग्लिश? तो अगर इंग्लिश को भी हम इम्पोज करते हैं तो ये भी क्या है, एक लिंग्विस्टिक डोमिनेंस ही देखा जाता है, जो आपका ब्रिटिशर्स के समय से देखा गया है। और एक आपका इलीट माइंडसेट जो है, अभी भी जो आपका कॉलोनियल हैंगओवर है वो अभी भी बना हुआ है। लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म है इन इंडिया, जो हमारा देश का स्ट्रेंथ है। तो उसको हम सिर्फ कल्चर के हिसाब से ही देखें तो नहीं होगा, इकोनॉमी में भी उसको क्या होगा, क्या करना होगा, हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। गवर्नेंस, फिलोसफी, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल एजुकेशन, हर तबके में हम क्या कर सकते हैं, अपने लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट कर सकते हैं। उससे क्या है, लोगों की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो क्रिटिकल एनालिसिस है, क्रिएटिव थिंकिंग है, ये सभी चीज़ें हमारे खुद के लैंग्वेजेस में बढ़ती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, लिंक लैंग्वेज के हिसाब से हमें अपने लोकल लैंग्वेजेस को ही डेवलप करने चाहिए, ना कि इंग्लिश को। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो लैंग्वेज में हमें डेमोक्रेसी को लाना ज़रूरी होगा, ताकि सभी लोग क्या करें, ऐसे भाषा को चुने जिसको समझ सके, जिसको वो अच्छी तरीके से अब एक से एक दूसरे के साथ वन टू वन कनेक्ट कर सके। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। तो ध्यान रखिएगा, आपके एंशियंट समय से लेके कॉलोनियल एरा, पोस्ट कॉलोनियल, कॉन्स्टिट्यूशनल विजन टिल अभी तक का जो आपका इशू है उसको बताया गया है। तो एंशियंट समय पे देख सकते हैं कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तब तो इंग्लिश नहीं था, तब किस तरीके से लोग कनेक्ट होते थे। तो उस समय भी आपका जो हमारे देश में पॉलिटिकल जो नेशनलिज्म है वो अभी आई है, लेकिन जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो आप एंशियंट समय से ही देख सकते हैं। तो उस समय तो कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं था, तब भी हम क्या कर रहे थे, अच्छी तरीके से सस्टेन कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन भी अच्छा बन रहा था। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। बाकी जो इंग्लिश इम्पोजिशन है वो मैक्यूले मिनट से आया है, और ये आपका क्या है, हमने डेलिबरेटली विलिंगली इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, इट वाज इम्पोज्ड बाय द कॉलोनियल मास्टर्स। ओके, तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वाई बूम एंड बास्ट इन माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस में क्या है, आपका कभी बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिलता है, कभी फिर क्या होता है, बास्ट हो जाता है। तो अभी माइक्रो फाइनेंस है क्या, माइक्रो से छोटा आपको समझ में आता है छोटा, फाइनेंस से मतलब आपको समझ में आता है कि पैसे का लेन देन। तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होती है वो क्या करती है, स्पेशली रूरल लेवल पे, रूरल लेवल में भी स्पेशली आपके वुमेन एम्पावरमेंट में खासा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है। तो अभी जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इनको लेके काफ़ी समय पे क्या है, चर्चे में ये आते रहता है। तो माइक्रो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी की वजह से ही आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनका आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंश्योर हो पाया है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो माइक्रो फाइनेंस की वजह से ही बहुत सारे ग्रामीण इलाके में जो आपके सुसाइडियल जो केसेस है वो भी बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ चार्जिंग एक्सोरिबिटेंट आपके जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर, या फिर जो हार्श आपके तरीके हैं, टैक्टिक्स है टू रिकवर द लोन। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है। तो अभी काफ़ी ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, जो आपके लोन है उसको रैशनलाइज तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। ओके, सिर्फ लोन ही नहीं देना है, लोन के साथ हमें क्या देना है, स्किल को भी देना ज़रूरी है, ताकि किस तरीके से बेटर स्किल, टेक्निकल गाइडेंस के जरिए जो रूरल फोक है, वुमेन हो, फार्मर्स हो, वो क्या कर सके, लोन को बेटर तरीके से यूज़ कर सके। ओके, बाकी ध्यान रखिएगा एनपीए क्या होता है, ये चीज़ पूछी जा सकती है। फिर कैसे 1992 से आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया बाय नाबार्ड, और उसके बाद हम देख सकते हैं किस तरीके से रूरल जो डेवलपमेंट है उसमें चार चांद लगने चालू हो गए थे। तो इसी पॉइंट से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउस पैनल रिपोर्ट ऑन इनकम टैक्स बिल टेबल इन लोकसभा। तो जो इनकम टैक्स का बिल है, जो आपका 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको रिमूव करने के लिए ये इनकम टैक्स बिल अभी चर्चे में है। तो इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस रखे गए हैं जो क्या कर रहा है, राइट्स को वायलेट कर रहा है। ओके, जो हमारे डिजिटल राइट है, सोशल मीडिया का राइट है, डेटा का राइट है, उसको वायलेट कर रहा है, हमारे प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है। तो अभी ये जो इनकम टैक्स बिल है इसमें ऐसा प्रोविजन रखा गया है कि आपका जो टैक्स ऑफिशियल्स है
वो फोर्सिबली क्या कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया प्राइवेट ईमेल को एक्सेस ले सकते हैं। अगर आपके ऊपर संदेह आता है कि आपने बेटर टैक्स पे नहीं किया है, टैक्स को इवेड किया है, आपके पास ब्लैक मनी है, तो इससे एक कंसर्न क्या आता है, जो आपके 2017 में जो पुट्टास्वामी जजमेंट था जिसके तहत आपका राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया था, उसका ये वायलेशन है। तो ये जो आर्टिकल है इससे हमें ये समझ में आता है कि जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है, उनको काफ़ी नुआंस्ड अप्रोच रखते हुए ही लेजिस्लेटिव प्रोसेस को और आपको एग्जीक्यूटिव को इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। ऐसे जब लॉ आएंगे तो उससे क्या होगा, जो सिटीज़न है उनका जो फंडामेंटल राइट है, उनका जो प्राइवेसी है वो वायलेट होगा। ओके, तो उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव सर्विलियंस, एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस, ये सभी चीज़ें देखी जा सकती है। तो इसको आपका समय के साथ ही टेकल करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ एक आपका क्वेश्चन है क्रिटिकली एवेलुएट करने के लिए दिया है, तो इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी चर्चे में रहा है ये। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है आइडियाज़ ऑन ट्रायल, क्रिटिकल थिंकिंग इज इन रिट्रीट। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा कि अगर हम पास्ट की हमारी सोसाइटी देखें, एंशियंट समय पे देखें, ओके, तो उस समय क्या था, आपके एक किसी आइडिया को हम फाइनल आइडिया नहीं मान लेते थे। जैसे आपके एंशियंट समय पे ही देखिए आप, हिंदू ट्रेडिशन आया, ओके, उसको क्रिटिसाइज करते हुए बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, ओके, फिर भक्ति ट्रेडिशन के समय आपके सिखिज्म आया, ओके, असम में देखे तो आपका न्यू वैष्णविज्म आया। तो ये सभी चीज़ें क्या है, बिकॉज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की किसी एक चीज़ को, किसी एक आइडिया को हम फिक्स तरीके से नहीं मानते हैं, और हर आइडिया के ऊपर क्या है, आपका थेसिस बनना ज़रूरी है, एंटीथेसिस बनना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एक बेटर सिंथेसिस प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, सोसाइटी में डिबेट, डायलॉग, ओपन डिस्कशंस होना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन आज के समय पे आप देख सकते हैं कि वो जो आपका एक माहौल है वो काफ़ी ख़त्म सा हो गया है। ओके, एक पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी बन गई है, मतलब जिसमें आपका ट्रूथ, ओके, क्रिटिकल थिंकिंग, इवैल्यूएशन, क्रिटिसिज्म, इन सभी चीज़ों को क्या है, निगेटिव तरीके से देखा जाता है, और एक सेटल्ड आइडियोलॉजी, एक मेजोरिटेरियन जो व्यू है उसी को फाइनल मान लिया जाता है, जो सही नहीं है। वो चाहे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखें, आपकी एआई का सर्च की वजह से, ओके, अभी लोग क्या है, लोगों के जो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है, जो हमने एआई ने दिया, ओके, जो हमने इंटरनेट से रिसीव किया, हमने उसको सच मान लिया, और उसी को हम क्या करते हैं, फाइनल मान के उसी को आगे बढ़ा के ले जाते हैं। ओके, तो वो क्या है, सही नहीं है। या फिर आप डिफरेंट अगर इंस्टीट्यूशंस में भी देखें, लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो यूनिवर्सिटी है, वो क्या है, आपकी इंस्टीड ऑफ बिकमिंग हब ऑफ डिसेंट एंड इंक्वायरी क्या हो रही है, एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी का चैम्बर बन रही है, जो सही नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है, एक्सप्रेशन है, ओके, दूसरे की बातों को सुनना है, उसको क्रिटिकली आपका इवैल्यूएट करना है, रीथिंक करना है, नए सोच को देना है, तो वो काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जब क्रिटिकल थिंकिंग होगा, ओके, इनोवेटिव थिंकिंग होगा, तो उससे क्या है, नए आइडियाज जनरेट हो गए, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, अगर कोई किसी को आपका अपोज ही नहीं कर सकता है, किसी आइडियाज़ को अगर कोई उसके लेके इनटॉलरेंट रहता है, ओके, तो वो सभी चीज़ें क्या कर सकती है, हमारे देश में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में जो सिविलाइजेशनल आपकी डेवलपमेंट है उसको हॉल्ट कर देगी। ओके, तो इसी के बारे में ये आर्टिकल है। तो ऐसे चीज़ों में जीएस पेपर आपके 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, 2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, ओके, देन आपके ऐसे के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।